नमस्कार, मेरा नाम निशांत है और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं 5.3। अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें ये पढ़ रहे थे कि सीरीज़ कैसे काम करता है, सीरीज़ का आगे आने वाले समय में किस तरह से यूज़ होगा। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इसी सीरीज़ का एक छोटा सा पार्ट है, वो है एपी। एपी में किस तरह से सीरीज़ को हम लोग लिखते हैं और उसके बीच के डिफरेंसेस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, सम कैसे फाइंड करते हैं इस तरह के नंबर का, एन क्या होगा, लास्ट टर्म कैसे होगा, मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके समझेंगे। तो बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मेरे पास में एपी होता क्या है, किस फॉर्मेट में हम लोग किसी भी एपी को लिखते हैं। सपोज कर लीजिए एक एग्जांपल से ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ 5, 10, 15, 20, 25 और 30। ये देखने में तो सिंपल टेबल की तरह दिख रहा है, 35 देख लेते हैं, सिंपल टेबल की तरफ दिख रहा है और ये बेसिकली सिंपल टेबल है भी। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ टर्म दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा आपको 5, यानी कि फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ टर्म क्या है, 5 है। इस बात को याद रखिए। फर्स्ट टर्म को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा, इसको दो तरीके से, या तो इनिशियल लेवल पे इसको ए बोल सकते हैं या फिर इसको A1, दोनों से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या आ गया, 1 आ गया। लिखने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे जो 1 है इस 1 से इस 5 को रिप्रेजेंट करेंगे। इतना सिंपल सा मामला है, बस बात खत्म हो गया। ए के बारे में, A2 के बारे में, यानी कि सेकेंड टर्म के बारे में कैसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे 2। तो ये जो 2 होगा वो ये बताएगा कि सेकेंड टर्म में कौन सा नंबर आने वाला है। इसी तरह से जब हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे जो नंबर है इस जगह पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है, 7, यानी कि 7th पोजीशन पे क्या आएगा, 35 आएगा। बहुत बात सिंपल है। पहला क्या कि जो n यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा, बार बार बोल रहे, यहाँ जो नंबर लिखा होगा वो n को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट टर्म का मतलब होगा ये नंबर 5, ठीक है। सेकेंड टर्म का मतलब होगा 10, उसी तरह से 7th टर्म का मतलब होगा ये नंबर होगा 35। इतना ही मामला है। सेकेंड जो हम लोग ये तो हम लोग ए के बारे में पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ते हैं डी के बारे में, यानी कि कॉमन डिफरेंसेस के बारे में। कॉमन डिफरेंसेस को जनरली डी से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म में से हम लोग हमेशा फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, थर्ड टर्म में से हमेशा सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, फोर्थ में से हमेशा थर्ड को माइनस करेंगे। यानी कि अपने से ठीक पहले वाले टर्म को जो माइनस करने पे जो रिजल्ट आएगा वो निकल के आता है मेरे पास में कॉमन डिफरेंसेस का। ये कहलाता है कॉमन डिफरेंसेस। और इसको जो हम लोग एपी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो तरीका होता है डी से रिप्रेजेंट करने का। दो बात समझ में आ गया क्या, कि अपने से ठीक पहले वाले को जैसा भी लिखा होगा, प्लस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, किसी भी फॉर्म में लिखा हो, माइनस का साइन क्या करेंगे, ये A2 अपने साइन के साथ आएगा। अगर मान लीजिए किसी कारण से -10 होता तो लिखते -10, अगर 5 की जगह -5 होता तो लिखते -5, और फिर जो वैल्यू आता वो आता मेरे इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस। तो ये था डिफरेंसेस के बारे में। फर्स्ट टर्म समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं कि डी समझ में आ गया होगा कि कॉमन डिफरेंसेस क्या होता है। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं डी के बाद, वो हम लोग बात करने वाले हैं एन के बारे में। एन क्या होगा, देखिए यहाँ तो ठीक है, मगर अगर आपसे ये पूछा जाए 5 के टेबल में कि मुझे ये बताइए कि 250th टर्म पे क्या आएगा, यानी कि A 250 पे क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये टेबल बहुत आसान है कि 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आ गया। तो 250 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आने वाला टर्म आपके पास में डिफाइन हो जाएगा। यहाँ जो भी टर्म लिखेंगे वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। तो इस टर्म में पूछा ये जाएगा कि इस टर्म में यहाँ पर का वैल्यू क्या आएगा, यानी कि 250th टर्म में यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ जो नंबर भी आएगा उसको बोलेंगे AN, उसको AN से ही रिप्रेजेंट करेंगे। और ये क्या कहलाएगा, N, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। दो बातों को बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि इसी में 99.99% कन्फ्यूजन है। पहला तो ये N क्या होगा और दूसरा ये AN क्या आएगा। यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे, ये फर्स्ट जो लिखा हुआ टर्म था ये होता है N, यानी कि नंबर, और इस नंबर की जगह पे जो आने वाला नंबर होगा वो कहलाएगा AN। ये हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू जो देगा वो हमेशा अपने आप में नेचुरल नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा। ये जीरो भी नहीं हो सकता, माइनस में भी नहीं होगा, पॉइंट में भी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यानी कि n का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको थोड़ा सा एडवांस लिखा गया, इसका मतलब समझाते रहे, ये आगे आने वाले टाइम में बहुत काम का चीज़ है। n, स्मॉल n का मतलब हो गया कि ये नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। कैपिटल N का मतलब हो गया ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला। और E लिखा हुआ नहीं है ये, इसका मतलब होता है, इस सिंबल का मतलब होता है एलिमेंट ऑफ, यानी कि यहाँ पे जितना भी नंबर लिखा होगा वो सारा का सारा नंबर आपको नेचुरल नंबर के फॉर्म में ही लिखना है। नेचुरल नंबर के अलावा माइनस, प्लस,
माइनस प्लस में डेसिमल्स या फिर फ्रैक्शंस या फिर रूट में इस तरह के किसी भी वैल्यू को नहीं लिखना होगा। तो इस तरह के नंबर को बोलते हैं n से इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आपके पास में एक सवाल उठता है कि क्या यहाँ पे लिखा हुआ an नेगेटिव मतलब नेचुरल नंबर के अलावा कोई और नंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम इसके बारे में बात करें, मान लीजिए आपके पास नंबर लिखा हुआ a माइनस डी कॉमा a और a प्लस डी। इस बात का बहुत ज़्यादा संभावना या गुंजाइश तो बनता ही है ना कि मेरे पास में ये टर्म होगा फर्स्ट टर्म, यानी कि इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? a1 से। इस टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? a2 से। और इस टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? a3 से। अगर आप बहुत गौर से देखिएगा तो यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ दिख रहा होगा n, यानी कि ये नेचुरल नंबर को ही रिप्रेजेंट करने वाला नंबर होगा, मगर इसका जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ नंबर हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ है इस चीज़ का कि वो नंबर के अलावा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के अलावा कोई और नंबर आ जाए, मगर यहाँ पे जो लिखा हुआ नंबर होगा, जो इस जगह पे नंबर को लिखते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा इसका मतलब होगा, सॉरी, यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा ये हमेशा ज़रूरी है, 100% कंफर्मेशन है कि ये नंबर जब भी आएगा वो नेचुरल नंबर के फॉर्म में ही आएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ नंबर जो ऊपर में जो सीरीज़ चल रहा है, पॉसिबिलिटीज़ है इस बात का कि वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है या फिर किसी भी तरह का डेसिमल्स हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। बेसिकली बोला जाए तो ये एक तरह का रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर मतलब जिसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, वो सारा का सारा नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ तक कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी बात करेंगे तो भी ये हो सकता है, मगर यहाँ पे लिखा हुआ जो नंबर होगा वो हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में हम लोगों को बात समझना था। ए क्या होगा, an क्या होगा, सॉरी डी क्या होगा। अगर हम लोगों को ये बात समझ में आ गया तो हम लोग इसके 95% कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। कुछ जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है वो कॉन्सेप्ट जो है इस पर ही बेस्ड होगा, जिसको समझेंगे हम लोग। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 5.3 को। एक एक करके स्टार्ट करते हैं और एक एक करके बात को समझते भी जाते हैं। अब आर.डी. शर्मा में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, वो बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन यानी कि एपी। राइट द फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंसेस डी, कॉमन डिफरेंसेस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपके पास में एक सीरीज लिखा हुआ है -5 -1 -1 3 और इसके बाद 3 डॉट लगा दिया गया। जनरली 3 डॉट का ये मतलब होता है कि इसके बाद ये नंबर कंटिन्यू होता है। आप चाहें तो डॉट को बढ़ा भी सकते हैं, इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोग इसके बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट टर्म बोला है लिखने के लिए जिसको ए से रिप्रेजेंट किया है, तो ए का मतलब क्या हो जाएगा 5। ये तो बहुत सिंपल सा कहानी मेरे ख्याल से। डी के बारे में पूछा गया डिफरेंसेस, तो डिफरेंसेस के बारे में ये बोला गया था साइन की। इसके बारे में हम लोग अभी भी बात किए कि यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ होगा, इस बात का पूरा संभावना है कि ये रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, या कोई अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर भी हो सकता है, यानी कि a+d, a+2, a+3, a+4 इस तरह से नंबर हो सकता है। बेसिकली इसके पीछे भी लॉजिक होता है। इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये कि कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है तो वो अभी जो हम लोग इससे पहले वाले एक्सरसाइज में पढ़े थे, वो उस फॉर्मेट के सीक्वेंस को फॉलो करता है। इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पे जो नंबर होगा वो किसी भी तरह का नंबर चलेगा, मगर यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होगा, आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है, वो कोई मेंशन नहीं है। अब मैथ्स का डिमांड हमको ये नहीं बोल रहा है कि आप इसको a1 से रिप्रेजेंट कीजिए, तो हम लोग सिंपली लिख देते हैं a इज़ इक्वल टू 5। कॉमन डिफरेंसेस के बारे में पूछा तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, यानी कि -1 लिखें, माइनस का साइन लगाएंगे और -5 यानी कि साइन के साथ लिखने के लिए बोला गया था वो लिख लेंगे। तो क्या आएगा -1 + 5 विच इज़ इक्वल टू 4। ये 4 आपका आंसर आ जाएगा। मगर ये याद रखिएगा कि अगर ये एपी में होगा तभी ये बात बोलेंगे, वरना हर एक केस में यहाँ पे माइनस करके देखते चले जाएंगे। 7 - 3 4 माइनस ऑफ -1 यानी कि +1 और 3 + 1 करेंगे तो वापस से 4 आ जाएगा। तो मेरे पास में ये डी के बारे में बात हो गया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन फ्रैक्शन में लिखा हुआ 1/5 3/5 5/5 7/5 और आपसे ये बोला गया है कि क्या ये जो टर्म लिखा हुआ है क्या वो एक उसका फर्स्ट टर्म बताइए और इसका कॉमन डिफरेंसेस बताना है। बस इतना ही दो ही काम करना। पहला तो फर्स्ट टर्म बताइए और फिर इसके बीच का कॉमन डिफरेंस बताइए। अगला जो क्वेश्चन है थर्ड पार्ट का 0.3 0.55 0.80 और 1.05, इसमें भी सेम काम करना, फर्स्ट टर्म बताना है और इसके कॉमन डिफरेंसेस को बताना है। और कॉमन डिफरेंसेस बताते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, बनाते समय भी और बोलते समय भी,
कि इसके बीच का जो डिफरेंसेस आएगा हमेशा वो वन ही मतलब सेम होना चाहिए, कॉमन आना चाहिए। फोर्थ पार्ट में बोल रहा है -1.1, -3.1, -5.1, -7.1। तो हर एक के बीच का डिफरेंसेस मेरे ख्याल से आपको वैसे ही दिख रहा होगा, तो वो आप वैसे भी देख के बोल सकते हैं। अगले जिस क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं सेकंड नंबर पे, उसमें क्वेश्चन में बोल रहा है राइट द अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंसेस डी आर एज फॉलो। फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, तो आपको राइट द अर्थमेटिकल, अब आपको अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन यानी कि एपी के फॉर्म में लिखना होगा। पहला क्वेश्चन बना के दिखा देते हैं। फर्स्ट टर्म में बोल रहा है कि ए इज इक्वल टू 4 आपके पास में गिवन है। दूसरा ये बोल रहा है कि डी इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। डी इज डी लिखा हुआ है, डी इज इक्वल टू -3। तो इस टर्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये तो फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट ही होगा ना। अब ये सोच के देखिए कि जब हम लोग सेकेंड टर्म में से यानी कि A2 माइनस A1 जब कर रहे थे तो मेरे पास जो डिफरेंसेस आ रहा था वो आ रहा था D का। दिक्कत ये है कि A2 मेरे पास में फाइंड करना है और A1 गिवन है, D गिवन है, तो इसका ये मतलब तो निकल ही सकता है कि A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ ये शिफ्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा, A1 आ जाएगा और ये D बचेगा। तो सिंपल सा कहानी है कि 4 में से अगर हम -3 को ऐड करेंगे, 4 में -3 को ऐड करने के लिए बोला गया, यानी कि 4 में प्लस ऐड करना -3, तो बेसिकली रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास में 1 का, तो ये क्या आ गया 1 का। वापस से -3 करेंगे तो क्या आएगा -2 आएगा, वापस से -3 करेंगे तो क्या आएगा -5 आएगा। और हर कंडीशन में जैसे ही आप इसको माइनस करते चले जाइएगा राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो हर कंडीशन में कॉमन भी D यानी कि -3 ही दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसका A इज इक्वल टू -1, D इज इक्वल टू हाफ। थर्ड में बोल रहा है A इज इक्वल टू 1.4 और D इज इक्वल टू 0.5। तो मेरे ख्याल से सब में वही करना, बस ये सिंपल कैलकुलेशन है। उम्मीद करते हैं कि कैलकुलेशन करते समय गलती नहीं करेंगे, क्योंकि छोटे मोटे चीज़ों के बारे में अगर आप गलती करेंगे 10th क्लास में आने के बाद भी तो यकीन जानिए वो आपको बोर्ड के टाइम में इफेक्ट करेगा। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द सीक्वेंस नंबर फाउंड विल फॉर्म एन AP। जो आपके पास में एक टर्म लिख दिया गया है, एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह से डिफाइन किया गया है, क्या ये एक AP के फॉर्म कर पाएगा। लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल फॉर द फर्स्ट मीटर इज़ 150। पहला मीटर, मान लीजिए कि मेरे पास में एक कुआं खोदने के लिए बोला गया, ये एक वेल होगा। अब भैया ये मत बोल देना कि सीधा नहीं स्ट्रेट, ये एक कुआं खोदने के लिए बोला गया। बोला ये गया है कि जब आप पहला मीटर जब आप खोदेंगे तो उसके लिए आपको चार्ज किया जाएगा 150 रुपीज़ का, यानी कि फर्स्ट मीटर के लिए जो चार्ज होगा वो लगेगा 150 का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आए 150 चार्ज कर दिया। फिर यहाँ से यहाँ तक आए तो इसका जो चार्ज वो करेगा 20 रुपये का, ये 20 का, ये 150 का और ये भी 20 का। तो फर्स्ट नंबर आपको क्या दिख रहा है 150 का दिख रहा है। सेकेंड जो पोर्शन दिख रहा है वो कॉमन डिफरेंस दिख रहा है 20 का, यानी कि यहाँ पे आते आते आपको 170 पेड करना होगा और यहाँ पे अगर आप डिग करके यहाँ तक पहुँचेंगे तो 190 पेड करना होगा। तो इस तरह के सीक्वेंसेस में क्या इसके बीच का कॉमन डिफरेंसेस सेम दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये साफ साफ बोल ही रहा है कि 20-20 रुपये का ही डिफरेंसेस होगा, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ ये AP के फॉर्म में है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसका सेकंड पार्ट में थर्ड का कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन a vacuum pump removes each time 1/4 of the remaining cylinder। अब आपके 1/4 ऑफ remaining cylinder, तो सपोज कर लीजिए इसी सिलेंडर के बारे में बात करते हैं। इसमें जितना भी पोर्शन था उसको हम सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास में ये एक और पोर्शन बढ़ा देते हैं, इसका ऐसा कर लेते हैं। ये सपोज कर लेते हैं कि इस पूरे के पूरे इसमें जो सिलेंडर है उसमें 4x का अमाउंट में एयर भरा हुआ है, 4x एयर है। 4x इसलिए अपने मन से सपोज कर लिए क्योंकि मेरे पास जो नंबर लिखा हुआ है वो 1/4 के बारे में बोल रहा है, तो 4x नंबर है। सपोज कर लिए कि इसके पास 4x। अब पहली बार में क्या हुआ कि 4x का 1/4 रिमूव हो गया, तो 4 और 4 कैंसिल आउट किए, मेरे पास क्या बचा x। वापस से इस x का 1/4 रिमूव कर ली, सॉरी ये ऐसे 4x का 1/4 हम लोग काटेंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा x का, यानी कि मेरे पास अब कितना बचा रह गया उसमें ये 3x का। इसका 1/4 निकालेंगे तो 1/4 तो कुछ माइनस करेंगे तो हो नहीं रहा। अगर इसको और भी ज़्यादा सिस्टमेटिक करना चाहते हैं तो 3 कर लीजिए, यहाँ पे 3x माइनस ये नंबर, जो भी नंबर आएगा उसमें से वापस से आप यहाँ पे लिखेंगे, वापस से इस नंबर को लिखेंगे और 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे।
इसी तरह से करते करते आप इस मैथ को आगे की तरफ बनाएंगे, और जब बनाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या ये एपी के फॉर्म कर भी रहा है या एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। और जहाँ तक हिंट्स के बारे में बात है, ये पहले बोल दे कि ये एपी को फॉर्म नहीं करने वाला। क्यों? ये एपी फॉर्म इसलिए नहीं करेगा क्योंकि एयर चाहे बार बार एक ही नंबर का काम हम लोग क्यों ना हटा रहे हो, बार बार हम लोग एक ही तरह का एयर क्यों ना हटा रहे हो, मगर एयर हटने के बाद का जो रिजल्ट आएगा वो बार बार कम जाएगा। जैसे कि अगर आपको शायद 8th क्लास के बारे में बात करें तो उसमें आप वो पढ़े थे, क्या नाम है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंसेस आता है वो कभी भी एपी के फॉर्म में नहीं आता, और ये कुछ कुछ इसी तरीके के फॉर्म में बन रहा है। यानी कि पहले जो इंटरेस्ट मिला वापस से वो आपका प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। तो कुछ कुछ इसी तरह का कहानी था, इसमें सब्ट्रैक्ट होने का काम चल रहा था। तो इसलिए हम लोग देख के बोल सकते हैं कि ये नहीं होगा। थर्ड बार बोल रहा है दिव्या डिपॉजिट्स 1000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जहाँ कहीं भी कंपाउंड एट द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो देखिए अभी अभी जिसके बारे में हम लोग बात की कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे ही आएगा उस कंडीशंस में क्या होगा, इंटरेस्ट पे प्रिंसिपल हमेशा प्रिंसिपल पे हमेशा इंटरेस्ट ऐड होते रहता है, तो उसमें अमाउंट चेंज करते रहता है बार बार। तो जैसे जैसे अमाउंट चेंज करेगा तो हम लोग का कॉमन डिफरेंस सेम दिखाई नहीं देगा। मगर जब हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो बिल्कुल सेम दिखाई देगा। तो अवश्य बात है क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही लगे नहीं होने वाला, मगर फिर भी क्वेश्चन पढ़ देते हैं। दिव्या डिपॉजिटेड 1000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, द अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड सो ऑन। तो ये बताना है कि फर्स्ट ईयर में कितना आएगा, सेकंड ईयर में कितना आएगा, थर्ड ईयर में कितना आएगा, फोर्थ ईयर में कितना आएगा, ये बता दीजिए आप। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मेरे ख्याल से पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो सिंपल सा फॉर्मूला बता दे रहे हैं, PRT इंटू 100 करके निकालिएगा। जो भी इंटरेस्ट आएगा वो वापस इसको ऐड कर दीजिएगा, और सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद प्रिंसिपल में वो आपका बन जाएगा अमाउंट, वापस से P इंटू R इंटू T अपॉन 100 करके बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, वैसे फॉर्मूला बता दे रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा P1 प्लस R अपॉन में 100, और यहाँ पे पावर में n। अगर ना बताएं तो फिर ऐसा लगता है कि टीचर को पता ही नहीं था। तो खैर P से हो गया प्रिंसिपल, यहाँ पे 1000 का प्रिंसिपल है, R से हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, और N का मतलब हो गया टाइम, यानी कि ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट, सेकंड ईयर के लिए सेकंड, थर्ड ईयर के लिए थर्ड, और फोर्थ ईयर के लिए फोर्थ आप रख लीजिएगा। इस फॉर्मूले पे वो सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा आपका। और वरना P इंटू R इंटू T जो सिंपल इंटरेस्ट करके बनाए वो तो बता ही दिए। अब आते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में, बोल रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंसेस एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंसेस एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स। अगर कॉमन डिफरेंसेस फाइंड करने के लिए बोला और उसके बाद नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने के लिए बोला, तो कॉमन डिफरेंसेस का मतलब हो गया फाइंड द कॉमन डिफरेंसेस 1, -2, -5 और -8। ये आपके पास में नंबर लिखा हुआ है। इसका नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने के लिए बोला गया। तो फर्स्ट टर्म आपके पास में क्या समझ में आ रहा है, इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंसेस फाइंड करने के लिए बोला, तो -2 - 1 विच इज़ इक्वल टू -3। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का आएगा, 3 का आएगा। इसके बीच का डिफरेंस भी कितने का आएगा, 3 का आएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस 3 को ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब ऐसे बात है, इस 3 को ऐड करेंगे इस वाले में, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे 1 था, -2 हुआ, -5 हो गया। अब मेरे पास ये टर्म लिखा हुआ है, तो अगले वाले टर्म के लिए क्या आएगा, -11 आएगा। तो यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं -11 और 3 14 -17 -20। ठीक है, यह बात समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। और अगर इसमें दिक्कत आ रहा है कि 11 कैसे आ गया, 11 कैसे आ गया, तो देखिए हमने बात किए थे A2 इज़ इक्वल टू A1 + B। इसके बारे में A2 मेरे पास में कितने का लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है ही नहीं। मेरे पास में ये कितने का लिखा हुआ है, A1 लिखा हुआ -8 का, और यहाँ -3 होगा सॉरी, और D दिया हुआ है 3 का, तो आपके पास में आ जाएगा -11 का। ठीक, इसी तरह से आगे हुए बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ था नहीं, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करते समय माइनस का साइन ही आएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरीके से सिंपल क्वेश्चंस, अभी तो बहुत सिंपल लग रहा है, बनाने में बहुत अच्छा भी लगेगा, मगर अगर आपका दिमाग इस तरह से फटाफट एडजस्ट नहीं कर पाया तो अगले आने वाले क्वेश्चंस में आपको दिक्कत से प्रॉब्लम बढ़ने लगेगा। इसलिए जैसा जैसा पढ़ाया जाता है, जैसा जैसा सिलेबस डिज़ाइन किया गया, वैसा वैसा ही बच्चों को आगे बढ़ना। अगर आप वैसा वैसे भी कर लेते हैं ना, तो नंबर आपका बहुत अच्छा आने वाला है। खैर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है 0 -3 -6 -9। सेम कहानी थर्ड वाले पार्ट में -1, (1/4, 3/2 ... चार पार्ट आगे निकालना है। -1 -5/6 -2/3 सेम ही कहानी।
क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन फॉर दोज विच आर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंसेस। अब आपके पास में एक नंबर लिखा हुआ 3, 6, 12, 24, 3, 6, 12 और 24। ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा AP के फॉर्म में होगा। भाई 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24। यहाँ पर डिफरेंसेस 2 का नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे 2 आ रहा है। और हम लोग पढ़े क्या थे कि डिफरेंसेस करने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं आ रहा 2, यहाँ मल्टीप्लाई करने पे हर बार 2 आ रहा है अपने से प्रीवियस नंबर पे। और हम लोग ये पढ़ करके आए हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आना चाहिए। मल्टीप्लाई डिवाइड के बारे में बात नहीं पढ़े हैं। तो ये क्या होगा, मेरे पास में AP के फॉर्म नहीं करेगा। अगर ये AP फॉर्म करता तो उस कंडीशन से मैं आपको कॉमन डिफरेंसेस भी बताना था और बस कॉमन डिफरेंसेस ही बताना है। जैसे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 0, -4, -8, -12, कॉमा ये भी कॉमा है, ये भी कॉमा और ये भी कॉमा। आपके पास क्वेश्चन बोल रहा है -12। अब बता नहीं ये AP के फॉर्म में है या नहीं। सिंपल है कि इसके और इसके बीच का -4 का डिफरेंस है, इसके और इसके बीच में -4 का डिफरेंस है और इसके और इसके बीच का -4 का डिफरेंस है। डिफरेंसेस का मतलब होता है इसके बीच का गैप। तो इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा, -16 का। इसके बाद -20, ये 4 का टेबल आ गया विथ नेगेटिव साइन। दूसरा, अगर इसके बीच का डिफरेंसेस पूछ रहा है तो आप क्या लेके आएंगे, -4 इसके बीच का डिफरेंसेस होगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन तो है, इसमें करना ही क्या। थर्ड वाले में बोल रहा है 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, डॉट डॉट डॉट। अब आपको ये बताना है कि क्या ये AP के फॉर्म में है या नहीं है। अगर है AP के फॉर्म में तो इसका कॉमन डिफरेंसेस निकाल के बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 12, 2, -8, -18। इसमें वही काम करना है कि आपको इसके बीच का डिफरेंसेस के बारे में बात करना है कि डिफरेंसेस क्या आएगा। अगर डिफरेंसेस सेम आएगा तो ये बोलेंगे कि ये जो है वो AP फॉर्म करेगा। नेक्स्ट है 3, 3, 3, ये सबसे आसान है। 3 - 3 0 और डिफरेंसेस हर एक के बीच का 0 होगा। डिफरेंसेस अगर 0 है, कुछ भी आ रहा है, अगर वो सेम आ रहा है तो उस कंडीशन में ये बिल्कुल फॉर्म करेगा। यहाँ तक कि जो डिफरेंसेस आएगा वो ऐसा है। मान लीजिए कि मेरे पास में एक सीक्वेंस लिखे बता देते हैं, मान लीजिए A - D। इसी के बारे में क्यों लिख रहे हैं हमेशा बार बार, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे शर्मा में ही। जब 3 AP का सीरीज़ मेरे पास सीक्वेंस में लिखा होगा तो हम लोग हमेशा इसी नंबर को फॉलो करते हैं अपने मैथ को सिंपल करने के लिए। इसीलिए आप एग्जांपल्स में इससे पहले भी ये दिए थे, अभी भी ये दे रहे हैं, आने वाले टाइम में भी इसी एग्जांपल्स को देंगे। 5 का भी देंगे, 6 का भी देंगे, मगर सिंपल अभी समझते हैं क्योंकि इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं ये हम लोगों को अभी पढ़ना 10th क्लास में। अगर ये वर्ड आपका पहले से सुना हुआ होगा तो आप आगे जाके जल्दी से वो कैच कर पाएंगे। इसके बीच के डिफरेंसेस निकालेंगे तो क्या निकलेगा, A - D। ठीक है, तो आएगा A - D + D और यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास में क्या बचा रह जाएगा, D। सेम कंडीशन यहाँ पे A + D - A करेंगे तो वापस यहाँ पे क्या दिखाई देगा, डिफरेंसेस D दिखाई देगा। डिफरेंसेस चाहे जो कुछ भी आए, नंबर यहाँ पे लिखा हुआ चाहे जो कुछ भी आए, आपके पास में जो फर्स्ट टर्म का जो ये A होगा, ये जो 1 होगा, सेकेंड टर्म का ये जो 2 होगा, ये थर्ड टर्म का ये जो 3 होगा, ये हमेशा नेचुरल नंबर होगा। जिसमें अभी सर्कल करके टिक किया जा रहा है वो नंबर हमेशा नेचुरल नंबर होगा। इतना ही से बात समझना था। और जो लास्ट नंबर होता है हमेशा उसको हम लोग लास्ट नंबर को AN या फिर L से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो अपना अपना बोलने का लिखने का स्टाइल होगा। अगला क्वेश्चन है P + 90, P + 90, P + 80, P + 180, P + 270 वेयर P = 9 की पावर 999। 9 की पावर चाहे जो कुछ भी रहे, डिफरेंसेस निकालेंगे। P लिखा हुआ है तो P में से अगर रिस्पेक्टिवली नंबर को डिफरेंसेस निकालेंगे, 180 में से अगर P + 180 में से P + 90 को माइनस करेंगे तो हमेशा 90 ही आएगा। P तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाना। तो आप यहाँ पे ये मत देखिएगा कि P की पावर में 999 पे 999 लिखा हुआ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे वो तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो नंबर चाहे जितना भी, मान लीजिए पूरे के पूरे बोर्ड को भर दें नंबर से और लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 0 कर दें। कोई नंबर मल्टीप्लाई के फॉर्म में A × B × C × D +1 × 3 × 4 × 100 1000 तक लिख दिए नंबर, × 0 कर दिए लास्ट में जा करके, तो वैसे कंडीशन में 0 ही हो जाएगा। इतना मेहनत क्या करना फिर। तो उसी तरह से यहाँ पे था। 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 1, 1.7, 2.4, 3.1, डॉट डॉट डॉट। ये भी वही है। नेक्स्ट बोल रहा है -225, -425, -625, -825। नंबर देख के ही बता सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 10, 10 + 2 की पावर 5, 10 + 2 की पावर 6,
कॉमा 10 प्लस 2 की पावर 7 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये तो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। हम लोगों को 2 का जो मल्टीपल ऑफ पावर होता है वो कम से कम जीबी की फॉर्म में जब हम लोग याद रखते हैं, जो हम लोगों का इंटरनेट वगैरह भरवाते हैं या फिर कभी भी मान लीजिए स्टोरेज के लिए कभी पेन ड्राइव वगैरह का जो काम पड़ता है, उसमें तो हम लोग हमेशा इस बारे में बात करते ही हैं ना कि मेरे पास 1024 इतना MB का डाटा दे रहा है। इतना MB का मतलब क्या होगा, ये 1 GB के बारे में बात कर रहा है, वो इतना GB डाटा मिलेगा। तो जब कभी भी आपको बोला जाता है कि आपको 2 GB डाटा मिल रहा है पर डे का, मगर बेसिकली इतने MB का डाटा मिलता है वहाँ पे। ये अभी हम लोग मैट्रिक उस पर बात नहीं करते कि अब MB वगैरह में, और स्पीड के बारे में बात करते हैं तो भी इतना Mbps का स्पीड है, तो वो एक अलग कहानी होता है। फिलहाल तो ये समझिए, तो कम से कम ये जिस सीक्वेंस में आ रहा है इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेना ज़रूरी है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 डॉट 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 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 जैसे ही हम लोग लिखेंगे इसका मतलब होगा 2024। 2 की पावर 9 का मतलब होगा कितना, 512। और इसी तरह से ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये एक बार लिख के देखिएगा, जब आप इस फॉर्मेट में पहुँचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 1 और 0 का कंप्यूटर के फील्ड में जब हम लोग बाइनरी डेसिमल्स वगैरह जब पढ़ते हैं तो उस कंडीशन में कैसा यूज़ होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत है नहीं, तो बस इतना ही। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जैसा बोला गया था उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है इसे। कैलकुलेशन में अगर कुछ दिक्कत हो रहा होगा तो कैलकुलेशन के लिए आप जो 2 काम कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बार बार आपका कैलकुलेशन ही गलत होने वाला है, कैलकुलेशन को लेकर के अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार कैलकुलेशन ही गलत होगा, तो पूरे के पूरे एग्जाम्स को आप सॉल्व कर लीजिए और लास्ट में जिस पोर्शंस में आप कैलकुलेशन करेंगे वापस से उस पोर्शंस में या तो एक और फ्रेश कैलकुलेशन कर लीजिए और कैलकुलेशन वाले पार्ट को मार्क करके रख लीजिए। कैलकुलेशन वापस से कर लीजिए और एक बार कैलकुलेशन को चेक भी कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है a प्लस बी कॉमा a प्लस 1 प्लस बी कॉमा a प्लस 1 प्लस बी प्लस 1 कॉमा a प्लस 2 प्लस बी प्लस 1 कॉमा, ये कुछ भी नहीं है, बनाइएगा, देख के भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है a की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2। ये देखने में 2 2 2 सिंपल जरूर लग रहा है, मगर ये कभी AP फॉर्म नहीं करवाता। 12th वाले में बात करें तो a की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, 73 कॉमा डैश डैश, इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर में मैं बोल रहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंसेस ऑफ द AP एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन डिफरेंसेस के बारे में 51 एक बता देते हैं, 51 कॉमा 59 कॉमा 67 कॉमा 75 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जब कभी भी आपके पास में नंबर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ हो कि 6 7 ये इस फॉर्मेट में है, इसमें से इसको माइनस करने के लिए बोला गया 8 आएगा, इसमें से इसको माइनस करने के लिए बोला गया 8 आएगा, इसमें से इसको माइनस करने के लिए बोला गया 8 आएगा। डिफरेंसेस आ गए। अब 75 में अगर हम 8 को ऐड करेंगे तो मेरे ख्याल से ये सबको पता होगा कि 75 में 8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वापस से 8 ऐड करेंगे तो क्या, वापस से एक और ऐड करेंगे तो क्या, वापस से एक और 8 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा। क्योंकि इसमें नेक्स्ट 4 टर्म्स के बारे में बात कर रहा है, सॉरी नेक्स्ट 2 टर्म्स के बारे में ही बात कर रहा है। ये तो और अच्छा ही बात है, इतने में दूर नहीं जाना, मात्र 2 टर्म फाइंड कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, अगर कैलकुलेशन को लेकर के दिक्कत हो रहा है तब थोड़ा सा आपको चिंतित होने की ज़रूरत है, क्योंकि कैलकुलेशन मैथ में ऐसा है कि प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो आपके पूरे के पूरे सीक्वेंस को ही ख़राब कर देता है। नेक्स्ट मैथ है 6 का सेकेंड टर्म बोल रहा है 75 कॉमा 67 कॉमा 59 कॉमा 51। क्या ये AP के फॉर्म में है या नहीं है, ये अभी आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 1.8 कॉमा 2 कॉमा 2.4 कॉमा 1.8 कॉमा 2 कॉमा 2.2 कॉमा 2.4। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 0 कॉमा 1/4 कॉमा 1/2 कॉमा 3/4। ये AP के फॉर्म में है या नहीं है। नेक्स्ट है 119, 136, 153 और 170 के बारे में ये बोला गया है कि क्या ये AP को फॉर्म करेगा या फिर AP फॉर्म नहीं करने वाला, आपको इसके बारे में बात करना है। ठीक, और अगर ये AP फॉर्म जो कर लेगा उसके नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड कर लेंगे, जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं दिखाई देगा उसमें कुछ भी नहीं करने वाले। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है जो लेवल 2 है इसके बारे में, प्रूव दैट नो मैटर व्हाट द रियल नंबर A B आर द सीक्वेंस विथ n टर्म्स A प्लस NB इज ऑलवेज an AP व्हाट द कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। अब आपको ये बोल रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि A प्लस NB लिखा हुआ फॉर्म है आपका, इसमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि A क्या है B क्या है। अगर n आपका नेचुरल नंबर है तो क्या ये AP को फॉर्म करेगा या हमेशा वो AP को फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा।
ए और बी का मतलब हो गया कि ये दोनों नंबर नेचर में अपने आप को फिक्स कर लिया, यानी कि कांस्टेंट नंबर होगा, जैसे कि 5 7 3 2 1 ऐसा करके। एन की जगह पे हम लोग कोई से भी नंबर लिखेंगे तो वो हमेशा फिक्स वैल्यू को ही के बारे में ही बात करेगा। तो ये हमेशा क्या होगा, फिक्स नंबर होगा, और ये जो सीक्वेंस बनाएगा वो हमेशा ए पी के फॉर्म में बात करेगा। ए की जगह पे कोई भी आप नेचुरल नंबर पकड़ लीजिए, बी की जगह पे कोई भी आप नेचुरल नंबर पकड़ लीजिए, या कोई भी होल नंबर, रियल नंबर कुछ ही पकड़ लीजिए। सिंपल कैलकुलेशन से पहले समझिए और फिर इसको कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लेके जाइए। और एन की जगह पे हमेशा नेचुरल नंबर के बारे में बात कर ही चुके हैं। तो ये 5.3 का मेरे ख्याल से यहाँ तक में, मेरे ख्याल से ना ये सही में कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं कि 5.3 का ये वाला जो सीरीज़ है, जिस तरह से मेरा जो पैटर्न है पढ़ाने का, वो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दूर दराज के लोगों तक ये बात पहुँचाइए। अगर आप इसको गांव देहात के इलाकों में देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप मान लीजिए किसी ऐसे टाउन में है जो दिल्ली एनसीआर में है, या फिर पॉश इलाका में रह रहे हो, तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिए, आपके घर में जो काम करने वाली आती हैं, काम करने वाले आते हैं, या फिर उनके रिलेटिव में कोई बच्चे हैं जो उतना एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप उनके बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करने में मेरा हेल्प जरूर कीजिएगा। जैसा भी ये सीक्वेंस लग रहा हो, सीक्वेंस सीरीज तो हम लोग पढ़ ही रहे, उसका फॉर्म एपी है, तो प्लीज़ आप उसके बारे में बताइए कि मेरा एफर्ट कैसा लगा आपको, और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। खास करके शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों के साथ में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतने समय तक धैर्य बनाए रखने के लिए। थैंक यू।